नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुबीना है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। इलियास मेरे अब्बा का नाम है, मेरी अम्मी इनायत है, मेरा बड़ा भाई रहीम है। मेरी उम्र 20 साल की हूँ। अब्बू का जरदोजी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को अपनी अम्मी को खुल्ला प्यार करते देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरों में हम रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे। तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सब को खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर थे, फरीद। इसी फरीद को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फरीद अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फरीद बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कशमकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गई। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी अम्मी के साथ। फरीद ने काफी बात की, मगर क्या बात हुई मुझे पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो रुबीना, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना। कारीगरों को चाय पानी और खाना देना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मुझे और भी बहुत से हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। करीब 11 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी फरीद ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फरीद आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देख रही थी, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फरीद खड़ा था और मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी और मुझे पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज आवाज में मेरी कमजोर आवाज दबकर रह गई। फरीद एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रहती। शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए मैं काफी ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फरीद फिर मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फरीद जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गई तो दोनों में कुछ बात हुई। मैंने देखा फरीद ने अम्मी को कुछ रुपये दिए। अम्मी पैसे लेकर चली गई। उनके जाने के बाद फरीद ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फरीद मेरा दोस्त रहा, मेरी अम्मी की जानकारी में। पहले तो छुप छुपा कर ही फरीद मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फरीद अक्सर
मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाहकर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बा को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत थोड़ा तक खाड़ा सा खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बा के साथ लेट गई, मगर अब्बा तो सो चुके थे, जोर जोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर मैं लेटी लेटी जैसे किसी बात का इंतजार करती रही। फिर अब्बा ने करवट बदली और सोते सोते बोले, नींद में ही बोले, क्या हुआ अमीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बा को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आंख खुली, तब तक अब्बा सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बा भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फरीद ने मेरे साथ क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फरीद को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तुझे अपना माना काम दिया और तुमने यह सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फरीद अपना सामान लेकर वहां से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम जीनत है। मैं 18 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शहनाज एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में है। वह साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वे घर आते थे तब अम्मी बहुत खुश रहती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो जाती थीं। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर पापा के दोस्त असलम अंकल का था। असलम अंकल पापा के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। असलम अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थीं। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाता था। कभी कभी हम लोग असलम अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त असलम अंकल आए हुए हैं। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पांव ठिठक गए थे। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो देखती ही रह गई। वैसे भी मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को असलम अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। मेरी आंख हल्की सी लगने लगी थी।
तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियां के खनकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी के कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अंकल ने कहा, शहनाज, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर अल्ताफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी जीनत का ख्याल रखूं। असलम अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए। एक दिन मैं जब सुबह उठी तो देखा कि असलम अंकल लेटे थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट सुलगाते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल ने मुझे पास में बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सकपका गई थी। अंकल को शायद ये मालूम पड़ गया था कि अम्मी और उनकी बातें सुन चुकी थी। अंकल ने कहा, देखो जीनत, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए अपना सिर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 18 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। अंकल ने मुझे अपनी ओर खींचा और अपनी गोद में झटके से खींच लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोली, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी को। परंतु शर्म भी आ रही थी क्योंकि वे मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9 बज रहे थे। असलम अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी था। असलम अंकल बोले, हाय शहनाज, कैसी हो? इससे मिलो, यह मेरा दोस्त अकरम है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था। और अकरम, यह है मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी जीनत। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी थी। असलम अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे। अकरम बरामदे में ही रुका था और बोले, शहनाज, यह मेरा दोस्त अकरम है, आज रात ये हमारे साथ रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी मानने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है असलम, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशानी से अपना सिर पकड़े सोफे पर बैठी थी। असलम अंकल बोले, मैं और अकरम बचपन के दोस्त हैं। मैंने अकरम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्ताफ की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी जीनत भी है। वह क्या सोचेगी अब, वह छोटी नहीं रही है? असलम अंकल ने कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो बड़ी हो गई है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके कमरे बंद करके चली गई। अकरम अंकल शायद शराब पी रहे थे। उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था। मुझे उनके कमरे से अब अकरम अंकल की भी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा, जिसको अम्मी ने सुन लिया। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है अम्मी, आज बहुत उदास हो? अम्मी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, कल रात। इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तब अम्मी ने कहा, देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। ये सब कहते हुए अम्मी का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने पूरी सच्चाई बताया
कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है, और इसके लिए मैं कई रातों से अच्छे से सोई भी नहीं थी, जिसके लिए मैंने असलम और अकरम दोनों से पैसे की भी मदद ली थी। लेकिन अब मैं उसे लौटा नहीं पा रहा हूँ और वह मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं है अम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ और वो बोली, बेटी तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? मैंने कहा, नहीं अम्मी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो ही गई थी। मैंने उनसे कहा, अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और महसूस किया कि उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा तो हमेशा से उनके पास था, उनकी अपनी बेटी। इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब वे किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेंगी जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने असलम अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब वे उनके साथ कोई और संपर्क नहीं रख पाएंगे। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी, जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं नागपुर से हूँ। बात आज से 30 साल पहले की है। मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं बीकॉम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी फिटनेस के बारे बहुत गंभीर रहता था, इसीलिए रोज सुबह 6 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक दिन मैं रोज की तरह वह जॉगिंग कर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज लगाई। सुनिए, मैं रुका और देखा तो एक औरत आवाज दे रही थी। वो तकरीबन 25 साल की होगी। उसकी मांग भरी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी जवाब दिया, जी कहिए। तो उसने पूछा, आप कितने टाइम से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, कई महीनों से। पर आपको क्या काम है? तो वो हंसने लगी। अरे यार, दिन नहीं पूछ रही हूँ आज, और अभी का पूछ रही हूँ कि आप आज यहाँ कितनी मिनटों से यहाँ जॉगिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा, आपको काम क्या है ये तो बताओ। उस पे वो औरत बोली, आपके पास मोबाइल है? तो मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोली, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए दे दो। मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप मेरे साथ भी चल सकते हो, क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं कहीं गिर गया है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल दे सकें तो मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूंगी तो रिंग बजेगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं हंसने लगा। क्या आप भी? मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसे दे दिया। वो बेंच पर से उठी और नंबर डायल करने के बाद कान पर रख के चलने लगी। मैं थोड़ी देर तो बैठा रहा, पर बाद में ख्याल आया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो करीब 50 कदम ही चली होगी कि शायद उसका मोबाइल मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा देखता रहा। तभी वो आई और मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते मेरा मोबाइल देकर चली गई। तभी मेरी नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। वो बहुत ही महंगा फोन था, लेकिन मुझे उसके कपड़े सामान्य क्लास वाले लगे। लेकिन मोबाइल देखने के बाद ये तो तय हो गया था कि वो एक पैसे वाले खानदान से है। अब मैं उसे पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी सिंपल है यार। पर तभी मुझे ख्याल आया कि इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। क्या यार, वो पैसे वाली तो होगी, पर तहजीब कहाँ गई? मैंने मन ही मन में 2-3 गालियां दी
और बोला भाड़ में जाए। मैं अपने रूम पर पहुंचा और नहाकर कॉलेज चला गया। पूरा दिन ऐसे ही फालतू सा निकल गया। करीब रात के 8 बज रहे होंगे कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कोई लड़की हेलो बोल रही थी, और तो मैंने पूछा कौन। वो बोली मैं पूनम बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा कौन पूनम? मैं तो किसी पूनम को जानता नहीं हूँ। आप कौन सी पूनम हैं? और मेरा नंबर किसने दिया? क्या मेरा मजाक उड़ाने को फोन किया? पूनम बोली आप मुझे जानते हो। मैंने कहा क्या? तो वो बोली हाँ डियर, तुम मुझे जानते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ एक कॉफी शॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो? मैंने पूछा कौन सा कॉफी शॉप? उसने एड्रेस दिया। मैंने अपनी बाइक निकाली और बताए पते पर चल दिया। कॉफी शॉप के अंदर जाते ही मैं ढूंढने लगा कि कौन है यार, पर तभी पीछे से आवाज आई सर। तो मैं मुड़ा तो वेटर था और वो बोला आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। उसने दिशा बताई कि यहाँ से जाइए। अब तो मैं भी उतावला हुए जा रहा था कि अपने को इतनी ज्यादा लाइन देने वाला कौन पैदा हो गया है। मैं लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया और सीधा अंदर केबिन में गया तो उसे देखा तो ठिठक गया। ये तो सुबह वाली भाभी थी। मैं बोला आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुबह वाली वही सिंपल सी दिखने वाली औरत थी जिसे मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट यूज करने के लिए दिया था। वो मुझे देखकर उठी और उसने पहले मेरे साथ हाथ मिलाया और बोली हाय मेरा नाम पूनम है। तो मैंने भी कहा मैं नीलेश। वो हंसने लगी तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो बोली कुछ नहीं, आपका नाम सुनकर हंसी आ रही है। मैं थोड़ा सीरियस हो गया तो वो भी रुक गई और बोली सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोली देखिए मैंने आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर पूनम ने कॉफी ऑर्डर की और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कॉफी पीते हुए बात ही बात में पता चला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है और वो बहुत पैसे वाली है। मैंने भी कुछ अपनी बातें उसके साथ शेयर की, पर न जाने क्यों हम दोनों इतने घुल मिल गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पूनम बोली 9 बज गए, आज तो मैं गई। उसने बोला चलो चलते हैं नील। तो मैंने कहा कौन नील? वो बोली तुम, और मैं तुम्हें आज से नील ही बोलूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम कुछ पसंद नहीं आया। वो चलने लगी तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठो ना। पूनम बोली सॉरी, पर मेरी सास बहुत ही खड़ूस है और वो तो देरी होने पर मुझे मार ही डालेगी। इतना कहकर वो बाहर नीचे की तरफ चलने लगी तो मैं उसके पीछे चल दिया। बाहर जाते ही मैंने देखा तो वो एक 4 व्हीलर के पास जा रही थी। क्या गाड़ी थी यार, एकदम सुपर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह तो बहुत ही अमीर है। तभी मैं दौड़कर उसके पास गया और तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो मैंने विंडो ग्लास पर गया तो उसने ग्लास खोला और बोली यस मिस्टर। मैंने कहा क्या हम दोबारा मिलेंगे? पूनम बोली किस लिए? मेरे पास उसके इस सवाल का उत्तर नहीं था तो बस मैं मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। वो बोली देखो नील, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सुबह थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हें बुलाकर थैंक्स बोल दूं, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। ओके बस हो गया। अब तुम दोबारा क्यों मिलना हो ये भी बता दो। मैं अब भी चुप था। वो थोड़ी गर्म हो गई और बोली दोबारा क्यों मिलना है? मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और मेरा उपयोग करोगे? हाँ देख बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ओके संभाल जरा अपने आप को, समझा कुछ? और इतना बोलकर वो फट से चली गई। अब मुझे थोड़ा दुख होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जो नहीं पूछना चाहिए था वो पूछ लिया क्या यार, और मन ही मन में मैं अपने आप को गालियां देने लगा। यार इतना अच्छा मौका चला गया, पर अब मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। अब मुझे कैसे भी करके पूनम से बात करनी थी। मैं दूसरे दिन तो डर के मारे वॉक पर नहीं जा सका क्योंकि मुझे लगा वो शायद मुझे देखते ही गाली देने लगेगी तो मेरी फजीहत हो जाएगी। कल भी गर्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सुबह घूमने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 8 दिन बीत गए, पर ना तो वो आई ना कुछ उसके समाचार मिले। अब मैं पूरा पागल हो चुका था कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक दिन रात को पूनम को मैसेज किया और लिखा सॉरी। तो उसका उत्तर आया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
फिर से मैंने मैसेज किया, प्लीज। उसका उत्तर आया, देखो अब अगर तुमने मैसेज किया तो मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। अब मैं बहुत डर गया कि रहने दे यार, यह तो लफड़ा कर सकती है। मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ देर बाद वो भी जॉगिंग करने आई तो मैंने उसे देखा तो मैं छुप गया, क्योंकि मुझे लगा वो मुझे देखेगी तो भाग जाएगी, इसीलिए मैं छुप रहा था। पर मैंने देखा वो इधर उधर कुछ खोज रही थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि यह किसे ढूंढ रही है। मैंने 1-2 राउंड लगाए होंगे कि उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि किसे फोन कर रही है, तभी मेरा मोबाइल बजा। ये क्या पूनम का फोन था? मतलब मुझे समझ में आया कि वो मुझे ही ढूंढ रही थी। अब मैं और डर गया कि आज तो गए यार, ये तो मुझे पक्का मार खिलवाएगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फोन उठाया तो वो गर्म होकर सीधे बोली, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, अब मुझे तेरे से एक काम है। मैंने डर के मारे कहा, मैं तो शहर से बाहर हूँ। वो बोली, ठीक है चल, पर आते ही मुझे कॉल करना। मैं वहाँ से भागा क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी थी। देख लिया तो ये पूनम क्या करेगी मेरा? किस जन्म का बदला ले रही है, पता नहीं क्या करने वाली थी। मेरा भेजा फ्राई हो रहा था कि क्या मालूम के करने वाली है। यार मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और करीब रात के 8 बजे फिर से पूनम का फोन आया। फोन उठते ही उसने पूछा, कहाँ है तू? मैं बोला, अभी बाहर ही हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? पूनम ने मेरे दोस्त की आवाज सुन ली और बोली, देख अभी के अभी वो सेम कॉफी शॉप पर आ जा जहां हम लास्ट टाइम मिले थे, वरना पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझ तक पहुंचने में, समझ गया? अब मैं डरते डरते शॉप पर पहुंचा। वो एकदम गर्म दिमाग किए हुए बैठी थी। मेरे सामने देखकर घूर कर बोली, बैठ। मैं बोला, नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहाँ मैं और कहाँ आप? उसने थोड़ी आंखें बड़ी करके बोला, बैठ। मैं एकदम से डर गया और बैठ गया। ध्यान से सुन, देख तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम? पूनम बोली, ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, बस तुझे तो सिर्फ करना है। और हाँ, मुझसे कोई किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझे? मैंने मुंडी हिलाकर हाँ बोला। वो बोली, देख मेरी एक सहेली है महक, शादीशुदा है और उसका पति का ज्यादा समय आउट ऑफ कंट्री ही रहता है। महक को तुझसे कुछ काम है, बोल करेगा? मैं सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं। कहीं हाँ बोली और कहीं फंस गया तो, और ना बोलूं तो पूनम ने मुझे फंसा दिया तो साला इधर कुआं उधर खाई करूं तो क्या करूं? मुझे लगा हाँ बोलने में ही मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे लगा हाँ बोलकर थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब मैंने हाँ बोल दिया। उसने मेरे गाल पर हाथ फेरकर बोला, गुड बॉय। वो मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद वो बोली, अब चलती हूँ। हम दोनों वहां से निकल गए और मैं रूम पर आ गया। मैं सोच रहा था कि अब ये महक कौन होगी, कैसी होगी और उसे मुझसे क्या काम होगा, क्योंकि पूनम तो सती सावित्री बन रही थी, तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके जैसी ही होगी। ऐसे ही दूसरा पूरा दिन निकल गया और शाम के 6 बजे महक का फोन आया, पर इस बार एक अनजान नंबर था। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं महक पूनम की फ्रेंड। मैंने कहा, अच्छा हाँ बोलिए। महक बोली, फोन पर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ बताएंगी? वो बोली, एक एड्रेस लिखो, और उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं फोन काटकर सीधा बाइक पर उस एड्रेस पर पहुंच गया जो महक ने बताया था। पर ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। मैं देखता रह गया और गेट की ओर चल पड़ा। तभी मेरी नजर सिक्योरिटी वाले पर पड़ी तो वो बोला, क्या काम है? मैंने बोला, मेरा नाम नील है, क्योंकि महक ने बोला था कि गेट पर अपना नाम बताना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो चौकीदार बोला, जी सर आप अंदर जा सकते हो। मैं अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो अंदर से क्या बंगला था यार, बस पूछो ही मत। तभी एक अंधेरे कोने में से आवाज आई,
क्या देख रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कैसी है महक पर। फिर भी मैं अपनी बारीक नजर दौड़ाए जा रहा था। तभी महक बोली, चलो अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलने लगा तो वो बोली, फर्स्ट रूम में चलकर बैठो। मैं उस कमरे में पहुंच गया। ये क्या, ये तो बेडरूम था। मैं अब और दुविधा में पड़ गया कि अब क्या होने वाला है। तभी अंधेरा हो गया तो मुझे लगा लाइट चली गई है, पर ये तो महक ने बंद की थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, हाय हैंडसम। मैं एकदम से चकित रह गया कि ये क्या यार, ये कुछ अलग काम करने बुलाया है। अब जैसे ही महक ने मेरे गालों को छुआ तो मैंने हाथ पकड़कर बोला, देखो पहले मुझे आपको देखना है। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर उसने लाइट जला दी। पर ये क्या, ये तो करीब 28 साल की औरत थी। अब मैंने उससे पूछा, आप पैसे वाले लोग हो, सुखी हो, और शरीर से भी लग रहा है कि आप एकदम ओके हो, तो फिर मैं क्यों? महक बोली, देख नील, मुझे लाइफ में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी कुछ नया भी करते रहना चाहिए। महक बोली, तुम अपने रूम पर बताकर तो आए हो ना? मैंने कहा, क्या बताकर आना था? वो बोली, यही कि अब तुम सुबह में आ पाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। अब वो भी गर्म हो, महक ने मुझे जबरदस्ती पूरी रात रोके रखा। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ किस तरह का बदला लिया गया था? मुझे किस तरह की सजा दी गई थी? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो आखिर में मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपनी नंबर भी बदल लिए और उसके बाद मैं उससे एक सपना समझकर भूल गया। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपका फायदा उठाने के इंतजार में रहते हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वासु है। मैं युवावस्था में प्रवेश करते ही मैं सुंदरता और हुस्न से आकर्षित होने लगा। इस वय में कभी ऐसा लगता कि काश कोई साथी मिल जाए, या कभी लगता कि जल्द शादी हो जाए। मतलब पता नहीं, लेकिन मेरा मन बावरा हो चला था। अब मुझे हर औरत खूबसूरत लगने लगी। क्या सही है क्या गलत, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं स्कूल में टीचर्स को अनजाने में छूने जैसी कोशिश करता, प्रयास करता कि होमवर्क के बहाने उनके नजदीक आऊं। सोसाइटी की औरतों से जानबूझकर टकराने की कोशिश करता। वे महिलाएं भी मेरी इन हरकतों को छोटा समझकर बात को गंभीरता से नहीं लेती। जब कोई खूबसूरत भाभी अपने पति के साथ जा रही होती, तब उस आदमी से मुझे बहुत जलन होती। ऐसे ही जीवन चलता रहा और मैं स्कूल से कॉलेज लाइफ में आ गया। कॉलेज लाइफ में एक घटना घटी जिसके बारे में बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर आया, तब मैंने एक कमरा किराए पर लिया। मैंने कमरा एक सोसाइटी में लिया। बारिश का मौसम था। एक दिन जब मैं बोर हो रहा था, तब छत पर बैठने चला गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मैं छत पर बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। उसी वक्त मेरे पीछे के अपार्टमेंट की छत पर एक औरत ने कुछ सुखाने डाला होगा। बारिश के कारण वह दौड़ती हुई अपना वो सामान लेने आई। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो शादीशुदा थी। वो काफी खूबसूरत थी। उसने भी मुझे देखा, पर जैसे लोग सामने देखकर चलते बनते हैं वैसे देखा। भले ही उसकी सोच ऐसी रही हो, पर मेरा उस पर दिल आ गया। फिर मैं उसको फॉलो करने लगा, जैसे कि वह दिन भर क्या करती है और कहाँ आती जाती है। मैंने पाया कि वो सुबह बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी, तो मैं उस वक्त अपनी पीछे की बालकनी से उसे देखता रहता। मैंने ध्यान दिया कि पीछे वाले अपार्टमेंट का रास्ता मेरे अपार्टमेंट के बाजू से था। जब वह दूध लेने जाती, तब मैं अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उसके सामने से गुजरता। वहाँ चौल के गेट के सामने एक गार्डन था। लोग उसमें कसरत और सुबह की सैर करने आते थे। वो भाभी भी उधर आती थी। मैं कभी 8 बजे से पहले उठा नहीं था, पर इस भाभी के चक्कर में मैं भी सुबह 5 बजे उठने लगा। एक बार वह अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, तब उसकी सास ने पुकार कर बोला कि हर्षा, बाजार से हींग लेकर आना। तब मुझे पता चला कि उसका नाम हर्षा है। सब अपार्टमेंट के बाहर फ्लैट नंबर के साथ नाम लिखा हुआ होता है। मैंने पता किया कि उसके पति का नाम क्या है। फिर फोन डायरेक्टरी से उसका नंबर पता किया। काफी बार फोन लगाया। कभी उसका पति फोन उठाता, तो कभी उसकी सास फोन उठाती, या कभी उसका 6 साल का बेटा फोन उठाता था। मेरे नसीब के जोर से एक बार हर्षा ने फोन उठाया। उसके हेलो बोलते ही शायद मैं एक बार मर के जिंदा हो गया। शायद मुझे लगा कि वह भांप गई थी कि किसने फोन किया।
चूंकि इतने दिनों से उसको ट्रैक कर रहा था तो शायद उसको मेरी नीयत के बारे में पता लग गया था, क्योंकि जब वह बाल धोकर सुखाने बालकनी में आती उस वक्त मैं उसे ही देखता रहता था। ऐसी ही कई और घटनाओं को भी शायद उसने नोटिस किया था। जब मैं हर्षा को रोज देखता था तो वहीं उसके बाजू के अपार्टमेंट में दूसरे माले पर एक बूढ़े दादाजी बालकनी में ही बैठे रहते थे। वे भी ये सब देखते थे, पर मैंने उन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि बुड्ढा क्या कर लेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हर्षा भाभी थी। दरवाजा खोलते ही वो एकदम से बरस पड़ी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसको दरवाजे पर देखते ही मेरे कदम पीछे होने लगे। हर्षा, क्या लगा रखा है ये सब? मैं बोला, क्या? हर्षा बोली, अब नासमझ बन रहे हो क्या? मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो सिर्फ चुप इसलिए थी कि मेरा लेना देना नहीं है, पर अब तो तुम मेरे घर पर फोन करने लगे हो। क्या समझ कर रखा है मुझे? क्या हर औरत एक जैसी होती है? मैं बोला, मैंने कब ऐसा कहा? पर माशूका तो हो सकती है ना। हर्षा भाभी और लाल हो गई और कहा, मुंह बंद रखो अपना। पर मैं उसके सवाल का जवाब निडर होकर दे रहा था। हर्षा भाभी, क्या करना है अब यहीं से संभल जाओ, समझे? वो इतना कहकर मुड़ी और जाने लगी। तभी मुझ में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई और मैंने बोल दिया, करते हैं ना। हर्षा भाभी एकदम से पलटी और घूर कर बोली, क्या? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? हर्षा भाभी पूरे गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने पति को फोन करती हूँ, उससे परमिशन ले लो, फिर ठीक रहेगा। मैं चुप रहा। हर्षा भाभी, बोलो, फोन करके बुलाऊं? मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो वैसे ही चुप खड़ा रहा और अगले ही पल वह चलती बनी। वो चलने को हुई तभी मैं फिर से बोल पड़ा, बुलाओ हर्षा भाभी। क्या? मैं बोला, हाँ बुलाओ, उसे भी मैं पूछ लेता हूँ। तब जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो वैसे ही वो चुप हो गई। उसका कोई विरोध न होते देख मेरी हिम्मत बढ़ गई। तब उसने धीरे से कहा, आज नहीं, मैं दूध लेने जा रही थी और चुपके से यहाँ आ गई हूँ, ये सब फिर कभी। उसका बहकने का यह पहला कदम था, क्योंकि शायद उसे मेरी निडरता और बोलने का तरीका भा गया था। अब प्रेम की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी थी। उसके पति के जाने के बाद रोज फोन पर बातें और गार्डन में टहलने के बहाने मिलना और बालकनी से इशारे वगैरह होने लगी। पर उन बूढ़े दादाजी को कैसे भूल सकते हैं? हम दोनों इशारे करते, वो बुड्ढा सब देखता रहता, पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब मैंने उसके बेटे से दोस्ती बढ़ाई, उसे चॉकलेट देना और उसके साथ गार्डन में खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके घर पर उसे कार्टून की किताबें और बच्चों की कहानियों की किताबें आदि देने जाने लगा। मैं उसके बेटे अंश के लिए किताबें और खेलना कूदना सब करता। इसीलिए उसकी सास को कुछ पता नहीं चल पाया था, हालांकि वह भी घर पर ही होती थी। एक बार उसकी सास और उसका बेटा बाजार घूमने गए थे। तब उसने फोन किया, सासू माँ और अंश बाहर गए हैं, आ जाओ, उनको तो आने में काफी टाइम लगेगा। मैं भाभी के घर गया। हर्षा भाभी, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह चाय बनाने किचन में गई। मैं उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। वह चाय बना रही थी और मैं उनसे बातें करने लगा। एक बार मैं उसके लिए साड़ी लेकर गया। ये मैंने उसको साड़ी गिफ्ट में दी। उस वक्त उसने कहा, उसके पति जो साड़ी खरीद कर लाते हैं वह मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती, पर जो यह तुम लाए हो वह बहुत बढ़िया है। एक दिन हर्षा भाभी ने कहा, अगर हम कभी पकड़े गए तो जानते हो, मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। इस बात को कहकर वो चिंता करने लगी। मैं चुप बना रहा। हर्षा भाभी ने कहा, अगर उसे पता चल गया और ऐसा हो गया तब क्या तुम मुझे अपनाओगे, मुझसे शादी करोगे? बोलो। मैं उसके सवाल पर गंभीर हो गया। मैं मन से हर्षा भाभी के साथ रहना चाहता था, पर हर्षा भाभी को बीवी बनाना नहीं चाहता था। मतलब मैं ऐसी औरत से कैसे रिश्ता बना सकता था जो अपने पति के की ना हो सकी। मैं कंफ्यूज था कि आज तक भाभी के साथ दोस्ती थी, तब तक ठीक था, और जब ऐसे हालात आए तो भाग रहा हूँ। पर यह सच था। मैं हर्षा भाभी के सवाल पर ये नहीं कहना चाहता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं उसे गले लगाकर बोला, उसे नहीं पता चलेगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। तब हर्षा भाभी को भी मेरी थोड़ी बात गलत लगी। वो बोली, इस जवाब का मतलब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन भाभी के पति कार्तिक अलमारी में अपनी कोई चीज रख रहे थे। तब मेरी दी हुई साड़ी पर उनका ध्यान पड़ा। कार्तिक ने कहा, यह तुमने कब ली? भाभी बोली, जब सहेली के यहाँ गई थी तब वहाँ एक बेचने वाला आया था। कार्तिक ने कहा, कौन सी सहेली? यह सवाल पूछते समय कार्तिक के चेहरे पर शक की लकीरें थी। दूसरे दिन जब वह काम से लौटे तो आते ही उन्होंने अंश को पैसे दिए।
और बोले, जाओ दादी के साथ घूम कर आओ और इस पैसे से जो खिलौना खरीदना हो खरीद लेना। तब भाभी को कुछ दाल में काला लगा कि कार्तिक क्यों अंश और माँ को बाहर भेज रहे हैं। उसके जाते ही कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और भाभी पास आकर इतना जोर से थप्पड़ जड़ दिया कि थोड़ी देर तक कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। भाभी की आंख से आंसू निकल आए थे। कार्तिक उन पर चिल्ला के बोले, क्या तुम सच में ऐसी हो? भाभी सब समझ गई और सिर्फ सर हिलाकर ना बोली। वही बाजू की खिड़की के पास झाड़ू पड़ी थी, वो उसे उठा कर लाए और भाभी की जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद उस रात को खाना चुपचाप हुआ। सुबह अंश की छुट्टी थी तो कार्तिक ने माँ और अंश को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। उन लोगों के जाते ही कार्तिक ने भाभी से लड़ाई शुरू कर दी। कार्तिक ने कहा, लगा अपने दोस्त को फोन। भाभी ने मना कर दिया। तभी नसीब की करनी कुछ ऐसी हुई कि खुद मैंने भाभी को फोन कर दिया। कार्तिक बोला, देखो आशिक को याद करते ही उसने माशूका को फोन किया। कार्तिक ने भाभी से बोला, मैं फोन को स्पीकर पर रखता हूँ, तुम उसे इधर बुला। इसके बाद कार्तिक मेरे आने की राह देखने लगे। मैं इन सब बातों से अनजान था। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। हर्षा भाभी ने सिर्फ हाँ बोला और फोन रख दिया। मैं भाभी के यहाँ जाने लगा तो कुछ किताबें अंश के लिए भी लेते गए। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसके पति ने खोला। कार्तिक ने कहा, बोलो क्या काम है? मैंने कहा, कुछ नहीं, वह अंश को किताबें देने आया था। कार्तिक चिल्ला के बोला, अंश को किताब देने या हर्षा से मिलने आया था? अंदर हॉल में हर्षा भाभी मुंह नीचे करके खड़ी थी। मैं सब समझ गया। कार्तिक कहने लगा, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? फिर जो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ने लगे तो मैं वहां से सरपट भागा, पर कार्तिक मेरे पीछे दौड़ते हुए मुझे मार रहा था। मैं किसी तरह वहां से निकल आया और अपने रूम पर आ गया। उससे बचकर आते हुए मैंने उसके मुंह से इतना सुना था कि तुझे क्या लगता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर कार्तिक ने भाभी को अपने पास बिठाया। भाभी ने कार्तिक से माफी मांगी। कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तो तुम ही बताओ किसको ऐसी हरकत पे गुस्सा नहीं आएगा? मैंने तुम्हें किसी चीज से वंचित रखा, कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। भाभी कार्तिक से जोर से लिपट कर रोने लगी। सॉरी, मैं बहक गई थी, रास्ता भूल गई थी, किसी से मोहित हो गई थी। भाभी कार्तिक से लिपट कर रोती रही। कार्तिक भाभी को शांत करा रहा था। कोई बात, जो हुआ सो हुआ। पर भाभी दिन भर रोती रही। जब भी कार्तिक का चेहरा देखती रो पड़ती। उस वक्त भाभी के मन में बात आई कि मैंने सिर्फ उनके शरीर को चाहा था, पर जब बीवी के रूप में अपनाने की बात की थी तो उसने बात टाल दी थी। यानी वह उसका प्रेम नहीं, सिर्फ हवस थी। एक और मेरा पति जो इतना कुछ होते हुए भी मुझे अपना रहा है, फिर भी मुझसे प्यार करता है। भाभी ने सोचा, यह मैंने क्या कर दिया? भाभी तो अपनी ही नजरों में गिर गई थी। रात में खाने के वक्त जब भाभी के मुंह से एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा था, तब कार्तिक ने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। वह फिर से रोने लगी। तब कार्तिक ने बोला, हम यह सोसाइटी छोड़ देंगे ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। भाभी ने कहा, हम क्यों जाएं, जाएगा तो वो। फिर दूसरे दिन दोपहर को मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो हर्षा भाभी थी। मेरे रूम खोलते ही वह अंदर आई। दरवाजा बंद करके बोली, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, इस एरिया से निकल जाओ, क्योंकि मेरे पति ने तुमसे पूरा बदला लेने का सोच रखा है। वह सिर्फ दिखते शांत है, पर मेरे ससुराल वाले बड़े पहचान वाले हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी अहित हो सकता है। भाभी ने मुझसे इतना कहा और चली गई। वह आई और चली भी गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने अपना सामान टेम्पो में लोड किया और यानी घर छोड़कर जा रहा था। मैंने देखा कि भाभी और कार्तिक मुझे देख रहे थे। आज तक मुझे यह तो पता नहीं चला कि कार्तिक को इस सब के बारे में कैसे पता चला। एक बात समझ में आई कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।